नमस्कार, जागरण न्यू मीडिया की मेरा पावर वोट नॉलेज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से जागरण न्यू मीडिया ने ये पहल की है। इसमें हमारे जीवन से जुड़े 5 बुनियादी विषयों इकोनॉमी, सेहत, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर चर्चा की जा रही है। इसका मकसद आपको एम्पावर करना है। इस नॉलेज सीरीज में आज बात देश में सुरक्षा की होगी और मेरे साथ यहाँ पर 2 खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी मेरे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी। सोडी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं अर्बन इंडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी अर्बन पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रही है? अर्बन इंडिया किस तरह से अपने आप को बीते इतने दशकों में खासकर डिफेंस सेक्टर को लेकर के कितना सशक्त महसूस कर रही है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। शुरुआत त्यागी जी आपसे ही करूंगी। शहरी इलाकों में एक चीज़ जो बहुत कॉमन देखी गई है कि तस्करी और इसके साथ साथ ड्रग्स का जो मेनेस है, हथियारों की तस्करी, खासकर ये जो बॉर्डर एरियाज हैं, मकसद ही यही है कि युवाओं को टारगेट किया जाए। बहुत बड़ी चुनौती है और इसका जो ड्रग्स इशू, ये जो ड्रग्स मेनेस है और ये स्मगलिंग का जो पूरा इशू है, इसमें सबसे बड़ा एक जो बर्निंग एक जो स्टेट है वो है पंजाब की। इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत जो है 2 जो ड्रग्स के मेन सप्लायर्स हैं उनके बीच में फंसा हुआ है। बेसिकली एक तो यू कैन से दैट यू कैन से गोल्डन ट्रायंगल यू कॉल इट, जिसमें म्यांमार एंड थाईलैंड एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, एंड जो आपके नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। दे आर द 2 मेजर यू कैन से सप्लायर ऑफ ड्रग्स एंड यू कैन से वेपन्स टू इंडिया। अब देखिए, जो भी दुश्मन कंट्रीज़ हैं या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका बेसिक टारगेट है कि कैसे ना कैसे करके जो भारत का जो यूथ है उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, क्योंकि यूथ कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा तो उनकी जो यू कैन से पावर है या जो उनका एग्जिस्टेंस है वो हमसे ऊपर जाएगा। तो फॉर दैट रीज़न दे आर ट्राइंग different ways and means to supply drugs and weapons, like you must have seen in पंजाब एंड राजस्थान जो बॉर्डर एरियाज हैं। देखिए, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या दूसरे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्म फोर्सेस हैं, उनका डिप्लॉयमेंट है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट क्या होता है कि जो दुश्मन है वो भी नए नए तरीके खोजता है। जैसे आजकल ड्रोन्स के द्वारा जो ड्रग्स का ड्रॉपिंग हो रहा है। अभी रिसेंटली राजस्थान के आई थिंक बाड़मेर सेक्टर में एक ड्रोन को गिराया गया BSF के द्वारा। उसके अलावा टनल्स बना के, या मतलब एवरी टाइम दे विल ट्राई डिफरेंट वेज एंड मीन्स, बट बिसाइड दैट, ठीक है, उसको हम कंट्रोल करेंगे जितना भी हो सकेगा, लेकिन फिर भी यू कैन नॉट से कि इट कैन बी कंट्रोल्ड 100%। इट विल डेफिनेटली कम टू सिटीज़ एंड यू कैन से जो बच्चों को जो जिनको टारगेट कर रहा है उनको उनके पास पहुंच जाएगा। बेसिकली जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज़ हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको थोड़ा सा और जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं पर्सनली जानता हूँ कि लाइक शहरों में आपको जो 5 शॉप्स हैं, वहाँ पे आपको जॉइंट्स एंड दूसरे ड्रग्स एंड इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, स्पेशली वेयर देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर देयर। तो हमारी पुलिस को मालूम भी होता है और नहीं भी मालूम होता है। दो एंटी नारकोटिक्स जो हमारी टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर एक्टिव हैं, बट स्टिल लोकल पुलिस को बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। और उसमें बेसिकली हमें करप्शन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इनका ड्रग्स का बिजनेस है उससे लॉट ऑफ मनी इज़ बीइंग पम्प्ड इनटू दैट, एंड उसमें आप यू कैन से बाय ब्राइबिंग एंड बाय डूइंग ऑल करप्शन, तो वो पुलिस उनको उस तरह से चेक नहीं कर पा रही है। उसके अलावा जब ये एडिक्शन में आ जाता है जो बच्चा या कोई भी XYZ, उसको हमें एक तरह से ना टैबू टाइप से हो जाता है, एंड वी उसको हम थोड़ा सा एलिनेट कर देते हैं सोसाइटी से, जबकि हमको उसको देखना चाहिए एज ए डिजीज़, एंड उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
अदरवाइज इट बिकम्स कि उसको थोड़ा सा यू कैन से वो सोसाइटी से या यू कैन से मेन स्ट्रीम से आउट चला जाता है। तो वो सब यदि हम कंट्रोल करें तो इट कैन बी कंट्रोल, दो इट्स ए बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ बिग बिजनेस फॉर द जो ड्रग पेडलर्स हैं प्लस जो उसके बड़े बड़े माफिया हैं। इट्स ए बिग बिजनेस, मोटा पैसा है, तो उसमें हमें अपना जो करप्शन है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इजी मैनिपुलेशन, ये कहना ठीक रहेगा त्यागी सर कि इजी मैनिपुलेशन जो हो रहा है देश में यंगस्टर्स का, उसके मीन्स कई हैं। वो जो मैनिपुलेट करने के जो मीन्स हैं वो कई अनेक हैं। लेकिन ऐसे में जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं उनको टाइम एंड अगेन रीचेक करते रहना पड़ेगा और मेजर्स को भी इवॉल्व करने की सख्त ज़रूरत है। यदि आप किसी को वो छूट जाते हैं बहुत जल्दी, हमारा जो यू कैन से जुडिशरी सिस्टम है दैट इज ऑल्सो वेरी यू कैन से लूज मैं कहूँगा, या उसको इजीली उनको लाइक बेल मिल जाएगा, एक्विटल मिल जाएगा। वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस इश्यूज, लाइक ड्रग्स इश्यूज में मतलब दे शुड बी, मैं तो कहूँगा दे शुड बी हैंग बिकॉज दे आर द रियल ट्रेटर्स ऑफ द कंट्री। वाकई में, क्योंकि युवा देश की एक दूरदर्शिता से अगर देखा जाए कि युवा इस देश की उम्मीद हैं और उस उम्मीद को और एम्पावर करने की ज़रूरत है। ऐसे में ये जो विषय हैं ये बहुत ही ज़्यादा माइंड बॉगलिंग है, उसके साथ साथ उनका टाइम एंड अगेन सही तरीके से एड्रेस करना वो बहुत ज़रूरी है। सोडी सर, आप पर आऊँगी मैं। रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ का जो क्राइसिस है इस वक्त, जो ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ का जो पूरा इशू है, देश में घुसपैठ करके जिस तरह से एक जगह बना ली है अपने लिए, एक कितना बड़ा, पहली बात है इसको खतरा हम देखते हैं देश के लिए। दूसरी बात कि कई ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में या इलीगल एक्टिविटीज़ में इनका हाथ रहता है, टाइम एंड अगेन ऐसे केसेस सामने आते हैं। किस तरीके से, पहली बात है कितनी बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को एड्रेस करने के लिए क्या हमारे पास पुख्ता स्टेप्स होने चाहिए? जय हिंद स्मृति जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पे हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। किसी भी देश के पास एक सीमित नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि उसका पहले कर्तव्य और दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों पे उनको लगाए और अपने नागरिकों को वो सहूलियत दे जो कि नागरिकों का हक है। जब किसी देश में दूसरे देश से रेफ्यूजीज आते हैं तो उस देश के ऊपर एक बहुत बड़ा भार पड़ता है और हम देख रहे हैं कि ये चीज हमारे देश में हो रही है। जब ये रोहिंग्या रेफ्यूजी चाहे म्यांमार से आ रहे हो चाहे बांग्लादेश से आ रहे हो, हमारे देश में आके हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी कम है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आ जाता है। और जब ये रेफ्यूजीज यहाँ आते हैं तो उन्हें नौकरियां आसानी से मिलती नहीं है क्योंकि उनके पास कोई ऐसी वैलिडेशन कार्ड नहीं होता, आधार कार्ड नहीं होता, आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता। तो उन्होंने वो अपना पेट भरने के लिए वो फिर क्राइम्स करते हैं, चोरी चकारी करते हैं और इससे हमारा क्राइम रेट भी बढ़ता है। तो इस चीज को कर्ब करने में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो भी सरकार केंद्र में हो और शुरू से हो, मैं किसी एक सरकार को मैं पॉइंट नहीं करूंगा क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम पिछले 15-20 साल से नहीं है, ये काफी दशकों से प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। अगर मेरे को आंकड़ा अच्छी तरह याद है तो पिछले एक साल में सिर्फ 16 रोहिंग्या के रेफ्यूजीज को डिपोर्ट किया गया, पूरे साल में सिर्फ 16। तो ये जो आंकड़े हैं ये दिखाते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। तो इस चीज को रोकने के लिए स्मृति जी सबसे पहले हमारे जो बॉर्डर फेंसिंग है उस पे जो चाहे बीएसएफ हो चाहे दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेज हो उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। क्योंकि चाहे हम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर देखें चाहे पाकिस्तान के साथ, कहीं पे भी हमारे जो ये लाइव बॉर्डर्स हैं वहां पे हमारी बहुत अच्छी फेंसिंग है क्योंकि मैंने ऐसे इलाकों में पोस्टिंग की है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो फेंसिंग एक नॉर्मल फेंसिंग नहीं है, वो फेंसिंग इतनी भारी भरकम फेंसिंग है कि उसे एक आदमी आराम से पार नहीं कर सकता है जब तक उसकी कोई अंदर से मदद ना करे। तो हमारा अगर कोई नागरिक इन रेफ्यूजीज की मदद कर रहा है इनके अंदर आने की, पैसे के लिए किसी चीज के लिए भी, सबसे बड़ा जो हमारा देशद्रोही वो हमारा अपना नागरिक है। ये तो लोग हमारे देश में नहीं आएंगे, कहीं और जाएंगे, लेकिन वो वहीं जाएंगे जहां उन्हें आसानी से एंट्री मिलेगी। और हमारे कई ऐसे लोग हैं जो इन्हें एंट्री देते हैं और देश के साथ वो गद्दारी करते हैं जिससे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हमारा क्राइम रेट भी बढ़ता है।
दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि हमें लेटेस्ट आधुनिक सर्वेलेंस टेक्निक्स लगानी होंगी इन फेंसिंग पे। आज की तारीख में हमारे जो फेंसिंग है उसके ऊपर फिजिकल पेट्रोलिंग ज्यादा होती है, कई जगह पे कैमरे हैं, लेकिन अब टाइम कैमरे से भी बहुत आगे निकल चुका है। अब हमें बहुत हाईटेक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि इसे रियल लाइव मॉनिटरिंग होए और किसी भी जगह पे जो घुसपैठियों की कोई ऐसी हरकत हो वहां पे तुरंत हमारी क्विक रिएक्शन टीम्स पहुंचे। तीसरी चीज मैं आपके दर्शकों को जो कि युवा दर्शक हैं और पहली बार वोट करेंगे, मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिटिशियन जो कि ऐसी हरकत करे जो कि देश के साथ गद्दारी हो, चाहे वो रोहिंग्याओं के वो आई कार्ड बनाए, उनके फर्जरी आधार कार्ड बनाए या उनके पैन कार्ड बनाए, और ऐसी अगर चीज सामने आती है तो वोटरों को 10 बारी सोचना चाहिए ऐसे आदमी को वोट देने से पहले। क्योंकि अगर इस आदमी ने एक भी रेफ्यूजी को अवैध तरीके से भारत के अंदर लेके आया है और उसके फर्जरी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, हम सोच सकते हैं कि वो अगर कल चुना गया और कोई भी लेवल पे, चाहे काउंसिल के लेवल पे, काउंसलर के लेवल पे, चाहे असेंबली, चाहे पार्लियामेंट के लेवल पे, अगर ये आदमी सत्ता पे पहुंचा तो ये हमारे देश के लिए कितनी बड़ी दिक्कत कर सकता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है जो भी युवा वोटर हैं, खास करके फर्स्ट टाइम वोटर, उन्हें जिस भी कैंडिडेट पे वो वोट करना चाहते हो उन्हें बहुत बारीकी से उसकी स्टडी करनी चाहिए, उसके बारे में बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। आजकल सब कुछ इंटरनेट पे है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। जी जी। वाकई में ये रिफ्यूजी क्राइसिस देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में एक सिल्वर लाइनिंग की अगर मैं बात करूं डिफेंस सेक्टर में, आत्मनिर्भर भारत, त्यागी सर, आत्मनिर्भर भारत से न केवल एक डिफेंस सेक्टर को इम्पेटस मिला है, लेकिन इसके साथ साथ हम कई ऐसी चीज़ें हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस रिलेटेड ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ खुद के अपने फाइटर जेट्स बनाने की बात हो रही है। ये जो पूरा मेक इन इंडिया का ये जो पूरा एवोल्यूशन हुआ है डिफेंस सेक्टर में, इसको आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, इट्स नॉट ओनली इन डिफेंस सेक्टर, dependency in any sector is important. If we are self-dependent in all the sectors, then definitely we'll progress, and all the countries जो दूसरे देश हैं वो हमारी तरफ देखेंगे, and then only we can export. Defense sector is very important because at the time of crisis, these are the things which are not available easily from any other country, और या जहाँ से हम लोग उनको import कर रहे हैं वहाँ से उनके छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स या कोई भी छोटी सी रिक्वायरमेंट होगी, फॉर दैट रीज़न आपका जो मेजर चाहे वेपनरी सिस्टम है, चाहे वो एयरक्राफ्ट है, वो होल्ड अप हो जाएगा। तो जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, देन ओनली वी कैन, यू कैन से प्राउडली से के दैट वी आर बिकमिंग विश्व गुरु, या हम आगे बढ़ने की प्रोग्रेस की बात हम तभी कर सकते हैं जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। और इस सेक्टर में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दे हैव डन डेफिनेटली ह्यूमन सर्विस, एंड उन्होंने इसको प्रमोट किया है। और क्योंकि देखिए, आप यदि हम पिछले बैकग्राउंड में जाएं, 1962 में जब हम चाइना के साथ हमारा जो लड़ाई हुआ था, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास इक्विपमेंट का शॉर्टेज था, एंड दैट वाज द टाइम कि हमें कोई सप्लाई करने वाला भी नहीं था। इनफैक्ट इन लेटेस्ट टाइम लाइक 99 में व्हेन कारगिल वाज ऑन, वी वर इंपोर्टिंग इवन कॉफिन्स फॉर आवर सोल्जर्स। तो मतलब इस तरह का क्राइसिस यदि हमारे देश में या कोई भी देश यदि इस तरह का फेस करेगा, तो डेफिनेटली उनकी प्रोग्रेस नहीं होने वाली, या प्रोग्रेस होगी भी तो दे विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, एंड फॉर दैट दे हैव टू पे मच मोर अमाउंट, एंड यू कैन से कि उनकी जो यदि कई क्राइसिस में है तो कोई विक्ट्री भी संभव नहीं है, बिकॉज दैट कंट्री कभी भी उसको होल्ड अप कर सकता है। तो ये सेल्फ डिपेंडेंट होना, मेक इन इंडिया होना, and it should be in all sectors, not only in defense. It should be, we should promote it कि yes, और इनफैक्ट हर जवान को, हर व्यक्ति को देश के ये करना चाहिए कि हम अपने देश की ये स्वदेशी जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें। और ये हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम से, इवन व्हेन गांधी जी वाज लाइक स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, तो उनका बेसिकली यही था, हाउ अंग्रेज हमारे ऊपर कैसे राज कर पाए,
बिकॉज यहाँ से सस्ता माल खरीदते थे, कच्चा माल खरीदते थे, और वहाँ से महंगा बाहर से आता था। तो जब मूवमेंट चला है कि हम अपना, चाहे अपना छोटा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी सामान है, वी विल यूज इट आवर ओन स्टफ इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज और इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो यदि हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे देन ओनली वी कैन राइज, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू राइज। आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर में सोडी सर कितना बड़ा इम्पेटस दे रहा है भारत को, जब हम एक विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं और डिफेंस सेक्टर के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं आज़ादी से अब तक की। स्मृति जी, जब मैं दिसंबर 1991 में कमीशन हुआ एज एन ऑफिसर भारतीय सेना में, और मैं अपनी रेजिडेंट में गया, तो मैंने वहां देखा कि जितने हथियार थे, जितना डिफेंस इक्विपमेंट था, सारा विदेशों में बना हुआ था। तब मेरे जहन में एक सवाल था कि हम अपने हथियार अपने देश में क्यों नहीं बनाते हैं। सब कुछ बदला हमारे देश में जब 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का नारा दिया। और ये नारे इतने सफल हुए कि जहां पे हम 2014 से पहले हथियारों को इंपोर्ट करते थे, वहां अब हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 21,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। अपने लिए तो बनाए हैं हमने, 21,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। हम दुनिया में अब 23वें नंबर देश पे हैं जो हथियार बना के एक्सपोर्ट करते हैं, और हम 85 देशों को आर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक दशक में देखिए स्मृति जी, कितना फर्क आया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में कितना सफल हुआ। जहां तक बात है कि किसी भी देश के लिए अगर उस देश ने सक्षम और सार्थक होना है अपनी सैनिक शक्ति में, तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया आता है, वो जब तक एक बहुत सफल नहीं होगा, तब तक वो देश कभी भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक सैनिक शक्ति नहीं बन सकता है। हम अमेरिका का केस लें, रूस का लें, चीन का लें, इन सारे देशों में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही सक्षम है, सार्थक है, और इसकी पहल हमने 10 साल पहले की और हम काफी सफल हैं इस चीज में। भारत 2047 में विकसित देश जरूर बनेगा, और उसमें हमारी जो ये डिफेंस की जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया है वो भी बहुत तरक्की करेगा, और तब हम पूरी तरह से 2047 में एक विकसित देश बनेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में है वो बहुत जरूरी था, और ये बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहा है, और ये काफी सफल हुआ है। एक शॉर्ट टाइम में, मैं ही नहीं, दुनिया का तकरीबन हर देश चकाचौंध हो गया कि सिर्फ एक दशक में हमने कितनी तरक्की की है। और ये वाकई में बहुत मानी और सलाम वाली बात है कि 10 साल पहले हम कहां थे और 10 साल के बाद हम कहां हैं इस सेक्टर में। तो चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के विषय के बारे में, कि महिलाओं का जो विषय है वो नेशनल सिक्योरिटी या देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर किस तरह से अहम रोल प्ले करता है। एनडीए में महिला उम्मीदवारों की एंट्री के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि नेवी में और एयरफोर्स में भी इस चीज़ को प्रोत्साहना दी जा रही है। महिलाओं की इस तरह से भागीदारी जो बढ़ रही है, उनका कहीं ना कहीं उनकी भी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है नेशन को सर्व करने में, देश के लिए अपनी सर्विसेज देने में। तो इसको आप कितना बड़ा शुभ संकेत मानते हैं? देखिए, भारत में हमेशा से ही जो महिलाएं हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और यहाँ पे हमेशा नारियों का सम्मान, और नारियाँ हर क्षेत्र में अपना योगदान देती रही हैं। आप यदि हम मिथक पीरियड से ले लें या रामायण काल से ले लें, तो उसमें भी कहेंगे कि कैकेयी जो है दशरथ जी के साथ युद्ध क्षेत्र में ही थी, जहाँ पे उनको वरदान मांगने को मिला था। और उसके अलावा जो लेटर यू कैन से मॉडर्न और मिडवल पीरियड में ले लें, चांद बीबी हो गई, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स कि उन्होंने पूरी तरह युद्ध क्षेत्र में भाग लिया, है ना। और अभी आज के हाल फिलहाल में, और यू कैन से कि अब से हम आज़ादी के टाइम में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से महिलाओं की सेना तैयार की थी, दे ऑल्सो फॉट अलॉन्ग विद INA, जो दे वर पार्ट ऑफ INA। अभी जब हमने ये जो महिलाओं की जो एंट्री शुरुआत की, पहले तो लाइक मेडिकल सर्विसेज में जो महिलाओं की एंट्री थी, एंड दे वर राइजिंग टू द रैंक ऑफ इवन लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद से जब डिमांड आनी शुरू हुई तो सर्विसेज में एंट्री हुई। और हाल फिलहाल मैं बता दूं कि अभी 108 महिलाएं जो हैं वो कमांड की पोजीशन पे आई हैं। दे हैव टेकन ओवर द कमांड ऑफ ए यूनिट,
because it was a demand from long time back. Initially they were in short services commission, पहले 5 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए, फिर 14 years के लिए, and later on they were given permanent commission. जब परमानेंट कमीशन दिया गया तो क्वेश्चन खड़ा हुआ कि अब इनको कहाँ, हाउ कैन दे सर्व अंडर देयर जूनियर्स, तो उनको कमांड का टास्क भी दिया गया. एंड अभी 108 महिलाएं जो हैं वो भारतीय सेना में कमांड कर रही हैं. उसमें से इंजीनियर्स में है, ऑर्डिनेंस में है, जो एएससी है, जो सर्विसेज कोर है उसमें है. उसके अलावा अभी रिसेंटली आर्मी की ही बात करूं तो आर्टिलरी ने भी अपना जो है गेट ओपन कर दिया है फॉर द एंट्री ऑफ विमेन. अभी सिर्फ 2 मेजर फील्ड बचे हैं जहां पे विमेन एंट्री नहीं है, लाइक इन्फेंट्री एंड आर्म फोर्स, आर्मर्ड कोर, लाइक जिसमें तो टैंक वगैरह होते हैं, है ना, उनके लिए एंट्री नहीं है क्योंकि उसमें सर्विसेज आर बिट हार्श. बट आई एम वेरी श्योर कि टाइम इज नॉट वेरी फार अवे जहां पर वहां भी, क्योंकि अभी लेडीज आ जाएंगी, वुमेन विल बी देयर, बिकॉज व्हेन यू हैव टू बिकम अ सोल्जर there is no distinction of gender. Correct. You are a soldier, and if you prove yourself equal to others, then you are there. So there is no question of like gender disparity. So gender parity is there. Air Force में तो 100% they are flying like all fighters and Sukhoi एंड है ना, जितने भी राफेल वगैरह के लिए, सब के लिए दे आर फ्लाइंग. इवन नेवी ऑल्सो ओपन देयर डोर फॉर ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज. तो इट्स अ गुड साइन. एंड लाइक हम तो ऐसे ही, एज इट इज प्रोग्रेसिव कंट्री, इवन पाकिस्तान ऑल्सो हैविंग women entry in their armed forces, where this you can say Muslim country होते हुए भी, इस्लामिक देश होते हुए भी, वहाँ पे यदि भारत में तो obviously, and it's a good sign. And आने वाले समय में I'm sure the day will come when women will be commanding the complete army. They will be chief of army staff or chief of air staff. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सेटिंग द एग्जाम्पल वाली बात इस वक्त भारत में चल रही है महिलाओं के पार्टिसिपेशन को लेकर के डिफेंस सेक्टर में. सोडी सर, ये तो बात रही महिलाओं के पार्टिसिपेशन के बारे में, लेकिन एक जो बहुत बड़ी चुनौती है वो है महिला तस्करी की. आज़ादी के बाद इतने वर्ष, इतने दशक होने के बाद भी ये जो मसला है वो लगातार देश में बना हुआ है. सीमा पर ऐसी तमाम घटनाएं भी देखने को मिली हैं कि सोने और ड्रग्स की तस्करी के बदले जो महिलाओं की तस्करी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, वो एक बहुत बड़ा इशू है, एक मेनेस है देश में. और इसका सल्यूशन इतने दशकों में अभी तक क्यों नहीं निकल पाया है? स्मृति जी, देखिए, जब तक गरीबी रहेगी, जब तक एक भी आदमी गरीब रहेगा, तो उसके क्राइम की तरफ जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. अगर हम विकसित देशों में देखें तो वहां पे क्राइम रेट कम क्यों है? क्योंकि वहां पे गरीबी नहीं है, वहां पे उनकी एक सोशल सिक्योरिटी है, यानी कि इतना $, महीने का वहां के उस देश के हर नागरिक को मिलेगा. हमारे यहाँ पे अभी ऐसा एक फिक्स सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है जो कि एक डिसेंट अमाउंट हो, जो कि आदमी का है कि मेरा पेट भरा है, अब मेरे को क्राइम करने की जरूरत नहीं. दूसरी चीज है एजुकेशन. जब तक आदमी अनपढ़ होता है या औरत अनपढ़ होती है तो वो एग्जैक्टली एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है, बुरा क्या है. चंद पैसों के लिए वो ऐसे क्राइम्स करते हैं, जिंदगी भर वो जेल में पड़े रहते हैं. तो अगर हमने इन चीजों को खत्म करना है, 100% तो खत्म नहीं होगा क्योंकि विकसित देशों में भी क्राइम्स होते हैं. अगर हमने उसको रिड्यूस करना है एक कम लेवल पे, तो हमें 2 चीजें करनी होगी. हमें गरीबी खत्म करनी होगी, हमें एजुकेशनल लेवल्स और स्टैंडर्ड्स बढ़ाने होंगे. और तभी जब एक आदमी या महिला जब एजुकेटेड होंगे, वो एनालाइज कर पाएंगे कि ये बात सही है या ये कानूनी तौर पे ये गलत है. दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले बताया, एक अगर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होगी, जब हम और विकसित होंगे, हमारे देश में और पैसा आएगा, तो हम एक ऑफिशियल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी हर नागरिक को दे पाएंगे जैसे विकसित देशों में होता है. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम काफी हद तक रिड्यूस होगी. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कई लोग एक अनजाने में एक बार गलती कर देते हैं और उस ट्रैप में फंस जाते हैं. और क्योंकि आपके जो टारगेट ऑडियंस है, अधिकतर आपके जो श्रोता शो देख रहे हैं, व्यूअर्स ये शो देख रहे हैं, दर्शक, तो वो यंग वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं. तो यंग एज में क्या होता है कि किसके बहलाने के चांसेस, किसके फुसलाने के चांसेस बढ़ जाते हैं
क्योंकि आदमी दूसरे पे इमिडिएटली भरोसा कर लेता है और एक बार उसने कानूनी गलती कर दी फिर उनके चुंगल में फंस जाता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई भी अगर इंसान आपसे कुछ ज्यादा प्यार मोहब्बत दिखाए, आपको आपके बारे में कुछ ज्यादा पूछे, आपको कोई ऐसी चीज दे जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो, या बोले कि ये मेरा एक पैकेट यहाँ से ले जाके दूसरे जगह पे दे देना और मैं आपको 500 या 1000 रुपए दूंगा, तो इस लालच में कभी उनको फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार वो अगर फंस गए तो ऐसे दलदल में घुस जाएंगे कि उससे निकल नहीं पाएंगे। उसका निकलने का रास्ता या तो जेल है या फिर मौत है कोई पुलिस एनकाउंटर में। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आदमी 2 रोटी कम खा ले, लेकिन ऐसी कार्रवाई में ना फंसे जो उसके लिए जिंदगी भर के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। और सही कहा आपने सोडी सर कि एजुकेशन बहुत अहम और बहुत एक कैटलिस्ट का रोल इसमें प्ले कर सकता है। इसके साथ साथ जो आपने पॉवर्टी की बात कही, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लगातार क्रिएट करना और उसको इम्पेटस देना, आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक एरिया है जिससे खासकर युवाओं को, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक चुनौती है, अनएम्प्लॉयमेंट को अगर एड्रेस किया जाए तो आई थिंक काफ़ी हद तक इस पर भी नकेल कसी जा सकती है। मैं कुछ कहूँ इसमें, ये इट इज नॉट ओनली क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग, विद इन कंट्री ऑल्सो लॉट ऑफ ट्रैफिकिंग एंड लॉट ऑफ किडनैपिंग्स आर टेकिंग प्लेस। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें थोड़ा सा जो सामाजिक जो मूल्य हैं उनमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। लाइक इफ़ यू रिमेंबर और यू मस्ट हैव सीन दैट उमराव जान मूवी, इन दैट girl was kidnapped by some enemy of her father and then sold at a brothel, and then she want to come back, but family acceptance का problem है। yes, acceptance का problem है। What's her fault? So that mindset should also be changed and people should be educated, and उनको बताना चाहिए कि it's your like daughter or whosoever she is. आप सोसाइटल टैबू की बात करते हैं कि एक चीज को लेकर के एक माइंडसेट अगर बन जाता है तो एक्सेप्टेंस को लेकर के फिर प्रॉब्लम होने लगती है। कई बच्चे जो वापसी करना भी चाहते हैं वो वापसी नहीं कर पाते हैं। हाइब्रिड मिलिटेंट्स के रूप में भी महिलाओं को आजकल इस्तेमाल करा जा रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है और इसको क्या उपाय है इससे निपटने के लिए? देखिए, हाइब्रिड मिलिटेंसी इज इट्स ऑन नाउ, बिकॉज उसमें नॉट ओनली विमेन, लाइक जो मेल मेंबर्स भी हैं वो भी ऐसे कि दे आर नॉट एक्टिव पार्ट ऑफ द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, दो दे आर हैविंग वेपन, दे आर इन्वॉल्व एंड दे आर वर्किंग लाइक ए नॉर्मल वर्कर, बट whenever there is a chance or there is an order, they will use weapon, they will do killing, और जो भी उनको वो करना है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जो उनके आकाओं ने उनको सौंपा है काम, वो करेंगे एंड देन दे गेट बैक टू देयर ओन जॉब। इसी तरह विमेन का इस्तेमाल, लाइक इन जम्मू एंड कश्मीर देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स व्हेन द विमेन आर बीइंग यूज्ड फॉर कैरिंग वेपन, हाइडिंग वेपन्स एंड throwing grenades and other activities, or being like shield की तरह इस्तेमाल करना उनको, because this is all nexus। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो जो आम पब्लिक है उसको मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है, उनको एक तरह से एलिनेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। प्लस जो हमारे आइज एंड ईयर्स हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, प्लस जो आम पब्लिक है, उनको भी अपने आइज एंड ईयर्स खोलने की आवश्यकता है, अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैलाएं इस चीज को लेकर के, कि वो यदि कोई इस तरह का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, इस तरह के लोगों का, दोज हु आर वर्किंग एज अ स्लीपिंग सेल, और दे गेट एक्टिवेटेड एट सर्टेन टाइम एंड देन फॉल बैक टू देयर ओन जॉब, तो दीज इंफॉर्मेशन शुड रीच टू द सिक्योरिटी फोर्सेस सो दैट एक्शन कैन बी टेकन। बिल्कुल। तो ये जो एक लगातार एक क्राइसिस है, एक सिचुएशन बनी हुई है देश में, खासकर चाहे हम हाइब्रिड मिलिटेंसी को लेकर के बात करें या महिलाओं के जो स्मगलिंग है उसको लेकर के बात करें, कई सारे फैक्टर्स हैं जो लगातार एक्टिव हैं, जिनको एड्रेस करना, जिनको पहली बात एक्नॉलेज करना, फिर एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लिटरेसी एक अहम
रोल निभाती है, जो हमारा मेजर टेकअवे इस एनालिसिस और डिस्कशन से हुआ है। लिटरेसी और पॉवर्टी एलिमिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक अहम किरदार, एक अहम रोल इसमें प्ले कर सकती है। हमारे साथ यहाँ पर सोडी सर हैं, त्यागी सर हैं, इनसे लगातार हम एनालिसिस चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं उन तमाम फैक्टर्स को जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हों या जो मताधिकार का अपना इस्तेमाल करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, उनको मदद मिल सके ताकि वो सही फैसला ले सकें। और अब बात करते हैं रूरल इंडिया सेफ्टी को लेकर के कहां पे, किस पायदान में खुद को देखता है। सोडी सर, नेशनल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रूरल 2023 सर्वे की बात करें तो ग्रामीण जो युवा है, जो रूरल भारत का जो बच्चा है, वो खुद को अपने आप को एक सैनिक बनता हुआ देखना चाहता है, आर्म्ड फोर्सेस में खुद को देखता है, और कई एक रुचि भी है ग्रामीण क्षेत्रों में जो यंगस्टर्स हैं उनमें कि हम देश को सर्व करें। ऐसे में अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं, जो योजना है, आपको क्या लगता है कि क्या उनका जो एम है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का, उसको और सशक्त करेगा, उसको और एम्पावर करेगा, या फिर कहीं ना कहीं उनकी रुचि देश को सर्व करने से ऐसी योजना से पीछे हट सकती है? स्मृति जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दो भाग में दूंगा। पहले भाग में बताऊंगा कि एक युवक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जो गांव से बिलोंग करता है, क्योंकि अधिकतर हमारी सेना गांव से आती है। और दूसरे में भाग में प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अग्निपथ स्कीम के क्या इम्प्लीकेशंस है। अगर हम युवा की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे युवाओं को नौकरी मिलेगी, 4 साल के बाद उन्हें 12.25 लाख रुपए कैश मिलेगा, और फिर वो कोई लेटरल जॉब में जा पाएंगे, अपना बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन उसमें एक सामाजिक प्रॉब्लम जो ये युवा फेस करेंगे, वो ये करेंगे कि जो 75% अग्निवीर सेना में रिटेन नहीं होंगे, जब वो वापस अपने गांव में जाएंगे, उनके ऊपर एक कम उम्र पे ही एक रिजेक्टी या फेलियर का ठप्पा लग जाएगा, जो कि पहले नहीं था। पहला जो भी सैनिक भर्ती होता था फौज में या वायुसेना या नेवी में, तो वो पूरे अपना 15 साल का कार्यकाल करके पेंशन लेके वापस अपने गांव में जाता था, और वहां पे उसका जो एक मान सम्मान था वो अलग था कि ये फौजी आया है, 15 साल देश की सेवा करके आया है। अब एक कम उम्र पे इनके ऊपर एक रिजेक्टी या फेलियर का ठप्पा लग जाएगा कि ये आगे इसको सेवा नहीं मिली, कि इसमें कोई कमी होगी, जबकि इसमें कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि पिरामिडल स्ट्रक्चर है कि 25% ही रिटेन होंगे और 75% को वापस भेज दिया जाएगा। तो ये उन 75% में से आया, इसमें पर्सनली कोई कमी नहीं थी, सिर्फ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ऐसी थी। लेकिन ये बात गांव वालों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसमें चेंजेस लाने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि ऐसी स्कीम्स चाहे इजराइल में हो चाहे रूस में हो, वहां पे सफल नहीं रही हैं। इजराइल ने 2015 में ऐसी स्कीम लाई जहां पे उन्होंने पुरुष सैनिकों के लिए सर्विस का काल किया 34 महीने और महिला सैनिकों के लिए किया 24 महीने। आप देखिए इजरायली सेना का क्या हाल हो रहा है, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और उन्हें अभी तक गाजा पट्टी में सफलता नहीं मिली है। अगर हम रूस में भी देखें, रूस में 25% 2008 में रूस में रक्षा सुधार हुए थे, और उसके बाद उनकी सेना में 25% सैनिक हैं जिनकी 1 साल की सर्विस है और 45% सैनिक हैं जिनकी 6 साल की सर्विस है। श्रीमती जी देखिए, कोई भी सैनिक को पूरी तरह युद्ध में ट्रेन करने के लिए कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं। अगर हम अपना साधारण जिंदगी देखें, जब हम कार या स्कूटर सीखने जाते हैं तो हमें टाइम लगता है कार या स्कूटर सीखने के लिए, कई महीने कई साल लगते हैं। अगर हम एक सैनिक की बात करें जिसे टैंक चलाना है, एक टैंक चलाने के लिए 8 से 10 साल की माहिरता चाहिए होती है, तभी वो सैनिक लड़ाई के दौरान अलग अलग टेरेन में वो टैंक चला सकता है। टैंक हो, तोप हो, कोई भी हो, 8 से 10 साल का पीरियड चाहिए होता है सैनिक को पूरी तरह से कॉम्बैट ट्रेन करने के लिए। तो अगर हम 4 साल में 75% को वापस भेज रहे हैं, ये हमारे लिए आने वाले समय में इसलिए ठीक नहीं होगा। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि 2035 में भारत पे 2 फ्रंट वॉर के चांसेस हैं, जब पाकिस्तान और चीन भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा।
आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल आगे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में। पिछले साल 9 अगस्त 2023 को पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नराव ने, जो हाल में ही रिटायर हुए हैं, 1.5 साल पहले रिटायर हुए, उन्होंने पिछले साल एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा टू फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत पैदा होगी। अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष जो महज 1.5 साल पहले रिटायर हुए हैं वो एक लेख लिख रहे हैं, तो इसमें बहुत मायने हैं और सैनिक एक अहम रोल प्ले करेगा। आज हम देख रहे हैं कि लड़ाई हमारी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में है, वहां पे ये अग्निवीर सफल हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, वो जो हमारा मेन टास्क है, वो कन्वेंशनल वॉर। और कन्वेंशनल वॉर के लिए ये अग्निपथ स्कीम में बड़े चेंजेस लाने होंगे, जिसकी मैं कहना चाहूंगा साथ साथ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, चेंजेस भी लाएंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि सरकार ऑलरेडी इस चीज से सीज्ड है और आने वाले समय इसमें चेंजेस होंगे। त्यागी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? या देखिए, जो ये अग्निपथ या अग्निवीर वाली जो स्कीम लेके आए, ये जो बाकी दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं प्लस कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं या इजराइल है, रशिया है, जहाँ से कॉन्स्क्रिप्शन होता है, जहाँ पे आर्मी में भर्ती होने वाले लोग कम होते हैं, वहाँ पे इस तरह की स्कीम चलाई जाती है कि देश के हर नागरिक को 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग दिया, and after that they are busy in their own job, and whenever there is a requirement, there is some crisis, वो fall back करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या इतनी है कि वहाँ पे देश पे मरने मिटने वाले ऐसे मिलने मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं, वहाँ पे ऐसी स्कीम लाने का कोई औचित्य नहीं था। सेकेंड इशू इज कि आर्मी इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये ट्रायल किए जाए। यदि इस तरह का जो ट्रायल है हम वी कुड हैव डन इन पुलिस और इन सम अदर सर्विसेज। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि आफ्टर रिटायरमेंट आई एम रनिंग इन एकेडमी इन मेरठ, जहाँ पे मैं बच्चों को आर्मी में जाने के लिए तैयार करता हूँ। इवन गर्ल्स को तो आई एम ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जब से ये अग्निपथ और अग्निवीर का जो योजना आया है, देयर इज अ ड्रास्टिक फॉल इन दैट। People are not interested. The boys from villages are not interested at all. देखिए, 4 साल सर्विस किया, 12.25 लाख रुपया आफ्टर 4 years मिला, ठीक है, एक एंगल से देखे तो बहुत है कि 4 साल में वो क्या करता है, इससे तो फौज में ट्रेनिंग ले लिया पर, बट एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी इज नॉट देयर। ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मैं मुझे बाहर कर दिया फौज से, या फिर वो कहीं और नौकरी ढूंढता फिरेगा। तो दैट इज द बिग प्रॉब्लम। And second issue is, like yesterday also in some debate I was talking कि like जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, number of times they become MLAs, MPs, whatever they become, every time they get pension. Why can't an अग्निवीर, यदि आप, मैं कहता हूँ अग्निवीर 4 साल का ही कर रहे हैं, 50% आप, क्योंकि अभी 25%, लेकिन 50% का सुनने में आ रहा है कि अभी 50% रिटेन होंगे, 50% आउट हो जाएंगे। तो जो आउट हो रहे हैं, एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंशन। सेकेंड इशू इज एटलीस्ट दे शुड बी गिवन सम मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द लाइफ, फॉर द फैमिली, सो दैट देयर इज सम अट्रैक्शन टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस। देखिए, आप, देशभक्ति अपनी जगह है, देशभक्ति के लिए हमारे देश में जनता बहुत आती है, लेकिन अनटिल अनलेस यदि लाइफ का सस्टेनेंस ना हो या मुझे कुछ उसमें अट्रैक्टिव ना दिखाई दे, तो बिलीव मी एक समय आ जाएगा सेना में भर्ती होने वाले आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट से मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से ये कन्वे करना चाहता हूँ कि दे शुड ब्रिंग चेंजेस इन दिस एंड दे शुड मेक इट मोर ल्यूक्रेटिव सो दैट मोर एंड मोर पीपल शुड ज्वाइन इट। और इसके अलावा हम जैसे चाहते हैं, जो गवर्नमेंट का एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड मैन पावर हो हमारे देश में, जो फौज के इथोस एंड उनको लेके सोसाइटी में जाए और सोसाइटी में चेंज लाए। हम उसको एनसीसी के थ्रू पूरा कर सकते हैं, एनसीसी को और बढ़ावा दे सकते हैं, एनसीसी को हम कंपलसरी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग चेंजेस इन रिक्रूटमेंट सिस्टम। तो दैट इज माय से। जी, इसके साथ साथ जो एक और अगला मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है, सोडी सर आप पर आऊँगी मैं। भारत और चीन की सीमा पर जो आखिरी गांव हैं, उनको भी भारतीय सेना द्वारा एक आदर्श गांव बनाने का एक प्रयास चल रहा है, विकसित गांव बनाने का प्रयास चल रहा है, प्रोत्साहन भी उसको दी जा रही है। ऐसे में ये जो चीन की रणनीति है, आप इसको मानते हैं कि भारत का एक काउंटर है?
देखिए, बिल्कुल स्मृति जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम अभी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ और उसमें 682 विलेजेस इनिशियली प्लान किए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है, इससे हमारी सैनिक शक्ति में इजाफा होगा। हमें एक चीज और याद रखनी होगी कि 2014 में चीन की सेना ने मिलिट्री डॉक्ट्रिन का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दुनिया में किसी भी देश के साथ किसी कोने में सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार हूं, और वो 6 डोमेन है जमीन, समुंदर, आसमान, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस वॉरफेयर। जी। और ऐसा दावा आज तक 2024 है, ये आज तक किसी और देश ने नहीं किया, अमेरिका तक ने नहीं किया है। इनफैक्ट अमेरिका ने बोला है पिछले साल नवंबर में अपने पेंटागन की रिपोर्ट में कि चीन की सेना अमेरिकी सेना से ताकतवर हो चुकी है। तभी हम देख रहे हैं हर महीने कोई ना कोई बड़ा अमेरिका का मंत्री जा रहा है चीन, क्योंकि वो 2027 का ताइवान का युद्ध को डिले करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में वो सैनिक शक्ति नहीं है चीन के साथ लड़ने की। और जैसे मैंने पहले बताया कि चीन हमसे 3 दशक आगे सैनिक तैयारी में। तो ये जो हमारा वाइब्रेंट विलेज का कदम है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इसके साथ और कदम करने होंगे, ताकि जो ये 11 साल का गैप है, जो मैंने 2035 का युद्ध बोला, ये 11 साल का जो हमारे पास समय है, वो हमारे इस 30 साल के गैप को कवर करे। हमें वाइब्रेंट विलेजेस के साथ साथ हमें अपनी साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर में बहुत इजाफा करना हो, क्योंकि आने वाले युद्ध जो होंगे चीन के, वो इन 3 डोमेन में लड़े जाएंगे। जमीन, समुंदर, नेवी बहुत बाद में आएंगी, जब ये 3 डोमेन तहस नहस मचा चुके होंगे। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें समय मिले, किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जो कि चीनी सेना के 2 कर्नल ने लिखी है, कर्नल लियांग ने और कर्नल ज़ैंग जुई ने। और ये किताब 1998 17 जनवरी की प्रकाशित है, और उसमें उन्होंने 1998 में लिखा है कि आने वाले युद्ध चीन कैसे लड़ेगा। और एक एक पेज जो आपके दर्शक पढ़ेंगे, आप देखेंगे 1998 की किताब लिखी 2024 में भी कितनी सक्षम हो रही है। मैं 3 और किताबें आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा, जब वो समय मिले पढ़ें। एक है द फाइनल वॉर बाय प्रवीण सानी, एक है द स्टेल्थ वॉर बाय कर्नल ग्रांट न्यूजैम, और तीसरी किताब है व्हेन चाइना अटैक्स बाय ब्रिगेडियर जनरल रॉबर्ट स्पॉल्डिंग। इन चारों किताब के मैंने नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये किताब बड़े फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बता दी कि चीन भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो ये जो वाइब्रेंट विलेजेस का प्रोग्राम है, इससे हमारी सैनिक शक्ति में तो इजाफा आएगा, साथ में हमें और कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम 2035 के युद्ध में इन दोनों देशों के साथ विजयी। जी त्यागी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? डेफिनेटली जो बॉर्डर विलेजेस होते हैं, दीज आर आइज एंड ईयर्स फॉर द आर्म फोर्सेस, so we have to develop those villages, and not only develop in that sense, we have to develop them in military point of view, so that at the time of crisis they can be used as a launch pads or as military stations. Because in normal, you can say in peacetime, army cannot be everywhere. You cannot be deployed. So those villages has to be developed. In fact, if possible, you can say some veterans can be, you can say, उनको वहाँ पे बसा दिया जाए, उनको वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाए, if need to be, they should be paid. और जो कर्नल सोडी ने जैसे बताया कि like cyber warfare or the way China is preparing itself, it's matter of concern, and we should be ready for that. बिल्कुल, एक आगामी समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो भारत के सामने है ही, और जिस तरह से कर्नल सोडी ने ये बात बोली कि 2035 तक एक 2 फ्रंट से वॉरफेयर के जो चांसेस हैं, उनको कॉम्बैट करने के लिए अभी से तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो बॉर्डर विलेजेस हैं, कर्नल त्यागी ने भी ये चीज़ बताई कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं, उनको एम्पावर करना इस वक्त टॉप प्रायोरिटी मानी जानी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ कर्नल सोडी और कर्नल त्यागी जुड़े हुए हैं, और जो हमारे इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, इंटरनल सेफ्टी को लेकर के, उन पर हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के युवा, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और उनका भविष्य कितना सुनहरा और कितना प्रॉमिसिंग देखते हैं, क्या चैलेंजेस हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। शुरुआत करूंगी मैं सोडी सर आपसे। साइबर वॉरफेयर का आपने अभी जिक्र किया था, कितनी बड़ी चुनौती सबसे पहली बात है इस प्रेजेंट सिनारियो में साइबर वॉरफेयर, क्योंकि चाहे हम एग्जांपल देखें यूक्रेन रशिया का या इजराइल ईरान का,
इसका एक बहुत ही पर्टिनेंट रोल रहा है। ऐसे में किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है? स्मृति जी, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये साइबर वॉरफेयर का मतलब क्या और उसका एक छोटी झलक देना चाहूंगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पे सुबह 6:30 बजे हमला किया, तो 20 मिनट के लिए सुबह 6:30 से 6:50 तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया गया, उनके इंटरनेट को जैम कर दिया गया। इजराइल को पता नहीं चला 20 मिनट तक कि 1000 से ज्यादा हमास का आतंकवादी 15 मील तक उनके देश में घुसा और कत्लेआम कर रहा है। और ये चीज हमास ने नहीं की, ये चीज हमास की मदद की पूरी तरह से चीन ने। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जब एक फुल फ्लेजेड लड़ाई लड़ेगी, छिड़ेगी, तो चीन कितना बड़ा आतंक मचा सकता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है हमें साइबर वॉरफेयर पहली बार अंडरस्टैंड करने का। ये साइबर वॉरफेयर सिर्फ सैनिकों को अफेक्ट नहीं करेगा, ये हमारे मोबाइल को अफेक्ट करेगा, ये हमारे बैंकिंग सेक्टर को करेगा, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे बिजली के ग्रिड को सारा कोलैप्स कर देगा। तो बहुत जरूरी हो जाता है पहले इसके मायने समझना। और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारी कई अभी पिछले साल ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने ऐलान किया कि हम कमांड में साइबर यूनिट्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हमारी ये अवेकनिंग हो चुकी है। नेशनल लेवल पे भी हमारे डिफेंस साइबर एजेंसी है, हमारे सारी कार्रवाई चल रही है। युवाओं का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि जो भी ये चाइनीज एप्स हैं वो उन्हें यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि यूज करने से वो अपने फोन्स को ही नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, वो देश की कई सुरक्षा वाली चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सरकार टाइम टू टाइम कई चाइनीज ऐप्स को बैन करती रही है, लेकिन ये चीन वाले बहुत स्मार्ट हैं, ये कुछ ही दिनों में दूसरा ऐप बना लेते हैं। तो क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी काफी पढ़ी लिखी है, काफी उनको जानकारी है, पता चल जाता है ये ऐप कहाँ का बना हुआ है। जो भी चीनी ऐप हो या चीनी चीज का बस सामान बना गया हो, चीन की कोई भी चीज या ऐप उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीन का ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं या चीन की बनी हुई चीज भारत में खरीद रहे हैं, उसका पैसा जो चीन कमा रहा है उसका एक हिस्सा अपनी सेना को वो ताकतवर करने में लगा रहा है, और वही सेना कल हमारी सेना के साथ लड़ेगी। सोडी सर, आपने एक बहुत अच्छी बात को जो अंडरलाइन किया है कि किस तरह से जो यंगस्टर्स हैं आज के, चाइनीज़ ऐप या चाइनीज़ जितना भी लेटेस्ट इक्विपमेंट मार्केट में आ रहा है, उससे न केवल खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन देश की ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ताकि सर, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ यंगस्टर्स अगर पेसअप नहीं करते हैं तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कंपटीशन है कि हम अपग्रेडेड रहें, अपडेटेड रहें, जो कुछ भी टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन ऐसे में एक देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, जब इतना तेज़ी, इतना पेस में चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चाइनीज ऐप्स को हम यूज़ ना करें, बट दैट अवेयरनेस डेवलप करना हर इंडिविजुअल में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस हमारी जो साइबर सिक्योरिटी जो पूरा कंट्री का जो देखता है वो इतनी मजबूत हो कि उस तरह के ऐप्स या वो ऐप्स विच आर हार्मफुल उनको वही ब्लॉक कर दे, बिकॉज दैट इज पॉसिबल, इट इज टेक्निकली पॉसिबल टू ब्लॉक थिंग्स। सो it is responsibility of the government or the cyber team of the government to block it. Awareness program is okay, because awareness से क्या होता है कि कुछ को समझ में आएगा, कुछ को समझ में नहीं आएगा। किसी की समझ में आ गया तो they will take it lightly, अरे कुछ नहीं होता, चल ठीक है टिकटॉक ही यूज़ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। दूसरे जो गेमिंग एप्स हैं तो वो एक तरह से एडिक्टिव हो जाते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि दीज आर हार्मफुल, स्टिल यंगस्टर्स आर यूजिंग, एंड उनका जो ब्रेन है, उनकी जो सोच है, वो इतनी डेवलप नहीं होती कि वो उसको गुड और बैड को कर सकें, अनटिल हम उसको बिल्कुल ब्लॉक ही ना कर दें। उसके अलावा लाइक अभी जैसे हमारी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उसके अलावा जो हमारे सिविल में या जो नॉर्मल हमारे यंगस्टर्स हैं, जो समटाइम्स दे आर यू कैन एथिकल हैकर्स जो हैं, वी शुड एम्प्लॉय देम, वी शुड यूटिलाइज देयर इनोवेशंस to you can say support our cyber security, because
it's not necessary if somebody is employed by the government or he has come through selection procedure, he is only good in that, because जो cyber field है, this is very innovative and very challenging. और बहुत डायनेमिक है, बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। Nobody can say कि yes, I am the expert. जी। एक youngster, एक बच्चा जो अभी 15 साल का है, he can be much ahead than who is qualified in that. So we should keep looking for such type of individuals, and we should employ them, use their brain to, in fact, you can say, if need to be, to hack the enemy system or to protect our own system. So there is a need of this कि हमें गवर्नमेंट के सिस्टम से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑन, बट गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है. कुछ इनोवेटिव ऐसे वेज निकालने होंगे ताकि हम उनके साथ प्रॉपर कनेक्शन बना सकें. और जैसे कि मैंने एक और चीज़ बोली थी कि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स बहुत नाइव होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अपग्रेडेड रहें, अपडेटेड रहें, हम इस टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट चल रही है या जो शिफ्ट है, इस पैराडाइम शिफ्ट से हम कहीं पीछे ना छूट जाएं. तो वो एक फोर्स एक बहुत अहम रोल प्ले करती है. तो ऐसे में जैसे कि सोडी सर ने और त्यागी सर ने हम लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरीके का एक रोड मैप हो सकता है जिससे हम इस चीज़ में थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं और अवेयरनेस फैला सकते हैं. सोडी सर, इस वक्त भारत में 200 से ज़्यादा डिफेंस टेक स्टार्टअप्स हैं और डिफेंस सेक्टर में जैसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को एक इम्पेटस भी दिया जा रहा है. ये डिफेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने में और एम्पावर करने में कितना अहम रोल निभा रही हैं? स्मृति जी, 2014 से पहले दुनिया की जितनी विदेशी हथियार बनाने वाली कंपनियां थी, उनके सीईओ आधा टाइम भारत बैठे रहते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट थी उनके लिए. लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का उन्होंने विजन भारत को दिया और उसके तहत स्टार्टअप्स को एनकरेज किया गया कि वो भारत में चीजें बनाएं और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उनको भी मौके मिले भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए हथियार बनाने के लिए. तो ये जो पूरा इकोसिस्टम 2014 से क्रिएट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत के डिफेंस सेक्टर से, वो इतना सफल हुआ है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमने पिछले वित्त साल में हमने 21,000 करोड़ से ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट किए, अपने लिए तो बनाए, उसके अलावा 21,000 करोड़ के हमने हथियार एक्सपोर्ट किए. अब इस सारे इकोसिस्टम में जो ये स्टार्टअप्स होते हैं, ये स्टार्टअप्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और जब उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले जैसे उन्हें 10 सालों में मिला है, तो उनकी जो आउटपुट होता है उस आउटपुट में बहुत फर्क पड़ता है. ऐसा नहीं है कि 1947 से हमारे देश में पढ़े लिखों की कमी थी या ऐसे लोगों की कमी थी जो कि भारत के लिए हथियार नहीं बना सकते थे, लेकिन हमारा इकोसिस्टम ऐसा नहीं था जो कि इन स्टार्टअप्स को, हमारे डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, चाहे टाटा हो, चाहे कल्याणी फोर्ज हो, इनको एक सपोर्ट मिले ताकि वो एक बड़े पैमाने पे हमारे शस्त्र बल के लिए हथियार बना पाए. तो जब ये पिछले 10 साल में पूरा इकोसिस्टम चेंज हुआ पॉजिटिव के लिए, इनको प्रोत्साहन मिला, एमएसएमईज को ग्रांट्स मिले, लोन्स मिला, तो जो हमारी एक मैं कहूंगा काबिलियत थी जो कि कई दशकों तक दबी हुई थी, वो सामने आ गई और आज हम 85 देशों को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट करते हैं. ये आपस में मैं कहूंगा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह है क्योंकि 10 साल में जहां हम हथियार पूरे इंपोर्ट करते थे, आज हम 85 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये जो स्टार्टअप्स का रोल होता है ये बहुत अहम होता है क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं जो हथियार बनाती हैं वो बड़े बड़े हथियारों पे फोकस करती हैं, लेकिन हथियारों का जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो छोटे पार्ट्स होते हैं और इनको जो स्टार्टअप्स हैं वो अच्छी तरह बनाती हैं और सफल भी हुई हैं. तो ये 200 जो स्टार्टअप्स हमारे सफल हुई हैं, इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है. त्यागी सर, एक और खास बात कि ये भी कहा जा रहा है कि जो 2030 का दशक होगा वो स्टार्टअप्स का होगा, तो डिफेंस सेक्टर में कितना बड़ा बूस्ट मानते हैं? देखिए, अभी जैसे कल सोडी बोल रहे थे कि 2014 के बाद हमने सेल्फ डिपेंडेंसी और मेक इन इंडिया का वो चैलेंज लिया और हमने शुरू भी किया. नहीं, इससे पहले भी था, बट it was controlled by government sector. Like जो हमारे यहाँ विजन टैंक अपने यहाँ ही बनते थे, इंसास राइफल भी अपने यही इंडिया की ही बनी हुई थी, बट इट वाज कंट्रोल्ड
विद इन द गवर्नमेंट और यू कैन से पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थी, जो डिफेंस की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, दे ओनली यूज्ड टू सप्लाई। और यू कैन इमेजिन कि जब एक कंट्रोल सिस्टम में काम करेंगे तो उसमें इनोवेशन बड़े लिमिटेड होंगे, उसमें नए नए आइडियाज नहीं आते। बट जब से ये स्टार्टअप और यू कैन से प्राइवेट सेक्टर में आया है तो उसमें डेफिनेटली नए नए इनोवेशन होंगे। प्लस उससे जो हमारे जो युवा हैं उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो लाइक बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री कंप्लीट इक्विपमेंट अपने आप नहीं बना सकती, उसके लिए छोटे छोटे स्पेयर पार्ट चाहिए, कुछ चाहिए। तो उसके लिए वो स्मॉल स्टार्टअप जो होंगे, जो यंगस्टर्स के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं, एमएसएमई के थ्रू बनाए जा रहे हैं, तो उनसे जो सपोर्ट मिलता है, उनसे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, दैट इज यू कैन से दैट इज वे हेड। और हम उसको प्रमोट करना चाहिए और प्रमोट हो रहा है वो। और आने वाले समय में जो हमारे युवाओं को लिए ये एक यू कैन से ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत एक इंसाइटफुल डिस्कशन आज रहा और सिक्योरिटी की बात रही, युवाओं का किस तरह से, यूथ का, यंगस्टर्स का किस तरह से सिक्योरिटी के साथ, नेशनल सिक्योरिटी के साथ, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, साइबर वॉरफेयर को लेकर के कितनी बड़ी ये चुनौती है, किस तरह से इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, स्टार्टअप्स का कितना बड़ा हम रोल देखते हैं डिफेंस सेक्टर में। इन सारे विषयों को आज हमने कवर किया। थैंक यू सो मच त्यागी जी एंड थैंक यू सो मच सोडी जी फॉर जॉइनिंग अस और हमें इतना डिटेल में इनसाइट्स देने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। ये था आज का पूरा विषय सिक्योरिटी को लेकर, जहां महिलाओं की बात करी हमने, अर्बन इंडिया की, रूरल इंडिया की, यूथ की बात करी और हमें ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसको डिकोड करने में हमारी मदद करी त्यागी जी ने, सोडी जी ने, समझने में कि किस तरह से डायरेक्टली जो नेशनल सिक्योरिटी का जो पूरा इशू है वो युवाओं को, महिलाओं को, रूरल पॉपुलेशन को, अर्बन पॉपुलेशन को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। और एक और ख़ास बात कि इस वक्त सुरक्षा को लेकर के इंडिया कितनी प्रिपेयर्ड है, इस पर भी बात करी। हमारा जो प्रयास है इस डिस्कशन का वो यही है कि जो मेरा पावर वोट की ये नॉलेज सीरीज़ है, इसके थ्रू एम्पावर करना उन मतदाताओं को, उन वोटर्स को जो कि डिसीजन लेते वक्त क्लैरिटी रखें अपने माइंड में जब वो अपना वोट कास्ट करें। खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके दिमाग में क्या कुछ होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल जब आप वोट कास्ट करते हैं आपके दिमाग में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो देश को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे उनको सोच करके आप अपना वोट कास्ट करें। फिलहाल अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।